सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली स्टूडेंट इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। नंबर 1 पर है जी इलेक्ट्रो और नंबर 2 पर है स्टैटिक। इलेक्ट्रो को हम नेम देंगे दिस इज़ द इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो को हम कहते हैं दिस इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये है जी इलेक्ट्रिक चार्ज। और नंबर 2 पर नेम है जिसका नेम है स्टैटिक। एक वर्ड होता है स्टैटिक और एक का नाम होता है डायनामिक। स्टैटिक को हम कहते हैं रेस्ट। स्टैटिक हम कहते हैं रेस्ट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? चार्ज एट रेस्ट। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील with the study of electric charges at rest. This is the important word. electric charges को at rest में हमने स्टडी करने। under the action of electric field, मतलब ये हुआ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट होगा इस चैप्टर के अंदर हमने उसके ऊपर स्टडी करना है। तो डेफिनेट बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की बेटा कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इट इज़ द प्रॉपर्टी associated with the matter due to which it produce and experience the electrical and magnetic effect। ठीक है, मतलब ये है कि चार्ज की वजह से जब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है तो उसकी वजह से वो बॉडी जो है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो अब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है? दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, मिसाल के तौर पर एक न्यूट्रल बॉडी था, कोई एटम था। ये हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी अगर मटेरियल है एटम से बना हुआ है। एटम बेसिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब है जिसमें उसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसमें नेगेटिव चार्ज हैं। जब हम किसी बॉडी को किसी प्रोसेस के ज़रिए, हम आगे जाकर प्रोसेस की बात करेंगे, अगर किसी प्रोसेस के ज़रिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तब जाकर इस बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलर केस में अगर किसी बॉडी में पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने शिफ्ट कर दिया तो ऑब्वियसली हम कहेंगे अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कब आता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जब इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, जब इलेक्ट्रॉन उसके आएगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, जब इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो की बात करें। जब उसकी वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी हाँ जी सॉरी, जब बेटा उसकी वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, उस वक्त वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जब उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और रेडिएट द एनर्जी, यानी कि वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके जी, नेक्स्ट नंबर पर हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है कि अगर सिलिकॉन है उसके ऊपर रॉड को अगर हम रब करते हैं तो रब करने से इसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि ये रॉड जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज आने की रीज़न क्या हो सकती है? पॉजिटिव चार्ज आने की रीज़न इसके ऊपर ये हो सकती है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर उस वक्त आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अच्छा जी, अब आप नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस हम कहते हैं टू टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर टू टाइप्स।
टू टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 के ऊपर पॉजिटिव एंड नंबर 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये हम लोअर क्लासेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जब चार्जेस होंगे अपोजिट तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी। जब चार्जेस होंगे सेम, पॉजिटिव है रिपल्शन है, नेगेटिव है रिपल्शन है, ठीक है। यानी सिमिलर चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर पर आपको मेथड ऑफ चार्ज नज़र आ रहे हैं। इसमें यह है कि फ्रिक्शंस की वजह से हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज करते हैं। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जब हम कंब को यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो मुख्तलिफ़ पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसके ऊपर आ जाता है चार्ज, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है और ये है न्यूट्रल पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है। तो ये भी बात स्टूडेंट याद रखें कि एक अगर न्यूट्रल पार्टिकल है और एक चार्ज पार्टिकल है तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है और उस प्रोसेस का नेम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और ये इसी तरह क्लाउड्स की आपको डायग्राम दिखाई गई है, इसी तरह जेट की डायग्राम दिखाई गई है। ये फ्रिक्शन की वजह से उनकी सरफेस हो जाती है, चार्ज हो जाती है। जी नेक्स्ट नंबर पर एक एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। कूलम लॉ का एक फार्मूला है, दिस इज़ द फार्मूला फॉर द कूलम लॉ। कूलम लॉ के फार्मूले को यूज़ करके एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है कि ये फोर्स है, ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, चार्जेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, स्टेशनरी हैं, सेपरेटेड बाय आ डिस्टेंस आर, उनके दरमियान डिस्टेंस आर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ रिजल्ट लार्जेस्ट रिपल्सिव फोर्स। तो लार्जेस्ट रिपल, अब पहली बात तो ये है कि यहाँ पर क्या है, अट्रैक्टिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका मतलब है ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद ये भी अट्रैक्टिव है, यही भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। हम रिपल्सिव की बात कर रहे हैं, रिपल्सिव कहाँ पर होगी, जब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 2 की तो इस जगह पर आता है 6, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, Q and Q2, 3 and 2 6, और ये है 2 and 4 तो यहाँ पर आ जाता है 8। तो ऑप्शन हमारा बनता है डेल्टा, क्योंकि इस जगह पर फोर्स है, रिपल्सिव है और ये लार्जेस्ट है। जी नेक्स्ट नंबर पर हम डिस्कस करते हैं अब कूलम्स लॉ को। कूलम लॉ को हम स्टूडेंट डिफाइन करते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसका मतलब है यहाँ तक एक इसका पोर्शन है, जिसको हम लिख सकते हैं F इज़ प्रपोर्शनल टू Q1 Q and 2, और दूसरे नंबर पर रिलेशन है F इज़ प्रपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये रिलेशन आता है। उसके बाद आपको अच्छी तरह पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, और इस कांस्टेंट का नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम नेम देते हैं कूलम कांस्टेंट। तो कूलम कांस्टेंट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, कि ये कूलम कांस्टेंट है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। इसको हम लिखते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू स्पेसिफिकली किसके लिए हम यूज़ करते हैं, फ्री स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। फ्री स्पेस जब उनके दरमियान किसी किस्म का मीडियम ना हो तब हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि के की वैल्यू किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। के की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर 1 मीडियम के ऊपर, और नंबर 2 डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि अगर मैं यहाँ पर के को अगर सेपरेट करता हूँ तो के आ जाएगा F/r² और डिवाइडेड बाय Q1 और ये Q2। इसका मतलब है कि अगर हम F के यूनिट को चेंज कर दें, इसके यूनिट को चेंज कर दें, तो ऑब्वियसली इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसलिए बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिपेंड करती है कि हम फोर्स का यूनिट क्या यूज़ कर रहे हैं, चार्ज का यूनिट क्या यूज़ कर रहे हैं, और डिस्टेंस का यूनिट हम क्या यूज़ कर रहे हैं। जी नेक्स्ट नंबर पर अब हम कूलम फोर्स को देखेंगे इन टर्म ऑफ म्यूचुअल। इसको हम ये भी कहते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि इसमें दो चार्जेस हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ,
अब एक चार्ज हम सपोज करते हैं Q1 है, एक चार्ज Q2 है। ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जब ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको हम कहते हैं F21। F21 मीन ये होता है कि फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, यानी जो फोर्स लग रही है Q2 के ऊपर, किसकी वजह से? Q1 की वजह से। और इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे इस फॉर्मेट में, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रिलेशन है ये इसके लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलर पैटर्न के ऊपर F21 मीन क्या होगा कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, और साथ हम इसके यूज़ कर रहे हैं यूनिट वेक्टर। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, कूलम लॉ इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, कूलम लॉ इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हम लिखते हैं कि ये यूनिट वेक्टर होते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड होती है 1। अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये मैथमेटिकल फॉर्म कूलम फोर्स की ये आ जाएगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इक्वल, और उनकी डायरेक्शन है अपोजिट। इसलिए हमने कहा था कि ये अकॉर्डिंग है न्यूटन थर्ड लॉ के। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम। अगर हम उनके दरमियान मीडियम रखते हैं तो उसके ऊपर उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है? मीडियम रखने से उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो पहले से डिक्रीज़ कर जाती है, वो डिपेंड करती होती है मीडियम के ऊपर। अगर हम मीडियम का फार्मूला यूज़ करेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम एप्सिलॉन आर लिखेंगे। एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब उसके बाद जब हम इस एप्सिलॉन आर को कॉमन लेंगे, 1/एप्सिलॉन को जब हमने कॉमन लिया, उसके बाद ये रिलेशन आ गया, और फाइनली जब हमने इसकी रेशो निकाली तो ये है फाइनल रिलेशन। और इस फोर्स को हम कहेंगे ये है विदाउट मीडियम, विदाउट, और ये वाली फोर्स है विद मीडियम। ये वाली फोर्स होती है ज़्यादा और ये वाली फोर्स होती है कम। इस वजह से हम कहते हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। लेकिन एप्सिलॉन आर की वैल्यू लेस देन 1, इसके साथ लिख रहा हूँ नेवर, ये कभी भी नहीं हो सकती। और उसके बाद जब हम वैक्यूम के लिए ट्रीट करते हैं 1, और एयर के लिए हम इसकी वैल्यू ट्रीट करते हैं दिस 1। और मेटल की अगर हम बात करें, मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यही वजह है कि जब हम मेटल को दो चार्जेस के दरमियान रखेंगे तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब उसके बाद एंड के ऊपर आपको एक चार्ज, यहाँ पर एक और एमसीक्यू मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया। अब एक एमसीक्यू ये है, इसमें कहता है कि जी आइसोलेटेड चार्ज हैं Q पॉजिटिव एंड Q नेगेटिव, उनके दरमियान डिस्टेंस ये है। अब उसके बाद बताया गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑन दिस चार्ज। तो ये है स्टूडेंट आपके लिए असाइनमेंट, इसको ट्राई कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर हम कभी इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, आज का लेक्चर स्टूडेंट यहाँ तक हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।